गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो हम लोग का एक ही टॉपिक था और वो फिनिश हो गया था। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम थ्योरी बेस्ड चैप्टर था, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तो इतनी ज़्यादा है कि पूरे होल अकाउंटेंसी में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं हम उसी के रूल को फॉलो करते हैं। कौन सा आइटम कैपिटल है और कौन सा आइटम रेवेन्यू है। इतनी जरूरत होती है उस चैप्टर की, इतनी इंपॉर्टेंस है। आप उस चैप्टर को 3-4 पेज का है, अच्छे से आप रीड करेंगे और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हुए एक और थ्योरी का चैप्टर लेते हैं। चैप्टर का नाम है प्रोविजन एंड रिजर्व। ये आपका चैप्टर है, आप देख सकते हैं। प्रोविजंस एंड रिजर्व। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। दो बातें यहाँ पे, एक प्रोविजन है और दूसरा रिजर्व। ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंस रखता है। आगे हर क्लासेज में इसकी जरूरत पड़ती है। कोई भी पैसा, कोई भी अमाउंट जब आप आने वाले फ्यूचर की लायबिलिटी के लिए सेव करते हो तो उस पैसे को फंड कहते हैं। यानी कोई भी पैसा अगर आप रखते हो फ्यूचर में तो अगर वो कलेक्ट हो गया तो वो पैसा एक फंड है। आपको आगे की पढ़ाई के लिए पैसा रखना है, घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो पैसा रखना है, कहीं घूमने जाना है तो उसके लिए भी से पैसा कलेक्ट करना है। कोई भी वर्क हो तो उसके लिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो फंड होते हैं। अगर आपने जो पैसा कलेक्ट किया है और उसकी लायबिलिटी आपको पता है, यानी कि नॉन लायबिलिटी, आपको पता आपको ऐसे क्यों कलेक्ट कर रहा है, आपको मकान बनवाना है, आपको पढ़ाई करनी है, आप पैसे बैंक में गुल्लक में कहीं भी रखते जा रहे हो, तो जो पैसे तुम कलेक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर वर्क के लिए है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन। जब आपकी लायबिलिटी नोन होती है तो हम उसे प्रोविजन कहते हैं। द अमाउंट रिटेन ऑफ आर रिटेन्ड। रिटेन आपका मतलब होता है कि जब तुम अपनी प्रॉफिट से पैसे निकालते हो, जैसे अपनी सैलरी से पैसे निकालते हो, तो अगर अपने बिजनेस से प्रॉफिट से पैसे निकालते हो, या रिटेन मतलब रोके रखते हो बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर, कुछ नाम बताए गए हैं कि नॉन लायबिलिटी कौन सी चीज है। जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, रिन्यूअल्स के लिए, टैक्सेस के लिए, तो ये नॉन लायबिलिटी है अकाउंटिंग लैंग्वेज में। जैसे हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं फला काम के लिए, तो अकाउंटिंग में काम क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, रिन्यूअल्स के लिए रखते हो, रिपेयर के लिए रखते हो, कोई भी ओकेजन होता है डेटर के लिए रखते हो, तो ये प्रोविजन है। तो बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, रिन्यूअल, डेमोनेशन, वैल्यू ऑफ एसेट्स, या द अमाउंट रिटेन बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी known liability of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। यानी उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आपको वो पैसा प्रोविजन करना है, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, उस पैसे को कलेक्ट करना है। वो काम आगे आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आने वाला है, कुछ टाइम के बाद आने वाला है। तो हम अपने बिजनेस को अगर बहुत अच्छी सुटेबिलिटी तरीके से चाहते हैं तो हमको प्रोविजन करना पड़ेगा। जैसे आपके पास फ्यूचर में अचानक घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो आपके पास पैसे ही नहीं, ट्रीटमेंट कराना है, आपके सारे बजट अफेक्ट हो जाएंगे, तो आप ऑलरेडी एक मेडिकल फंड बना के चल रहे थे कि जब भी किसी तबीयत खराब होगी तो वो पैसा हम यूज करेंगे। तो वो पैसा आपने रखा था, यूज कर लिया, तो प्रोविजन हो गई। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, provision for repair and renewal of assets।
तो प्रोविजन करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या जरूरत है? तो एक पॉइंट बताया गया, टू एसरटेन द ट्रू नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आप प्रोविजन करते हो यानी आने वाली किसी मुसीबत के लिए पैसा रखे हो तो आपकी जो पोजीशन है वो रियल पोजीशन होगी। आपके पास 1 लाख रुपए सेविंग में रखा है, तो किसी की तबीयत खराब हुई, 80,000 रुपये इसमें से खर्च हो गए, तो आपकी जो ट्रू पोजीशन हुई तो 20,000 रुपये की हुई। और पहले 1 लाख रुपए दिख रहे थे तो आपकी पोजीशन पहले 1 लाख की लग रही थी, अचानक 20,000 रुपये की पोजीशन पे आ गए, क्योंकि 80,000 रुपये आपने मेडिकल के लिए एक्सपेंस कर दिए, घर में ट्रीटमेंट, मेडिसिन, दवा। और अगर आप पहले से एक मेडिकल का फंड बनाए होते तो आपकी पोजीशन अगर 1 लाख की दिख रही होती और मेडिकल फंड ऑलरेडी प्रोविजन करके क्रिएट करके रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम होती, उस मेडिकल फंड के पैसे निकाल के आप यूज कर लेते, आपकी पोजीशन 1 लाख रुपए की थी और वही रहती। तो बिजनेस की अगर ट्रू पोजीशन की बात की जाए तो प्रोविजन करना जरूरी है। टू एसरटेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी इसी से फेस होती है। टू प्रोवाइडेड फॉर नोन लॉसेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कौन कौन सी चीजों के लॉस हो सकते हैं आपको पहले से एक आइडिया लग जाता है, क्योंकि आपने प्रोविजन कर रखा है तो ये पैसे आपके लिए ऑलरेडी सब डिपार्टमेंट वाइज, आइटम वाइज, कैटेगरी वाइज सब रखा हुआ है। जैसे सपोज करो फेस्टिवल का समय आ रहा है और कोई शॉपकीपर है, उसने सोचा कि हम इस समय कुछ आइटम और मंगा लेते तो हमारे वो भी आइटम सेल हो जाते, लेकिन मेरे पास कैपिटल ही नहीं है। तो अगर उसने पहले से इस बात के लिए प्रोविजन कर रखा होगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। फॉर द इक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपने पहले से प्रोविजन कर रखा है तो आप उस एक्सपेंस इजीली कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस पे कोई फाइनेंशियल अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से प्रोविजन के इंपॉर्टेंस, तो आपको जब ये थ्योरी मिलेगी तो इसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगा और उसमें जो भी थ्योरी मिलेगी आप उसे फेयर कॉपी पे जरूर नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं रिजर्व की। तो अगर आप ऐसे ही कोई पैसा सेव करते हैं, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम अचानक से आ गई तब, यानी अननोन लायबिलिटी, यानी आपको आपकी लायबिलिटी का पता नहीं है, ऐसे ही पैसे कलेक्ट कर रहे हो, बिजनेस में ऐसी भी लायबिलिटी हो जाती है, अचानक से कोई लायबिलिटी आ गई। तो हम अगर अपने पैसे सेव करते हो, बैंक में सेविंग में डाल देते हो, एफडी कर लेते हो ऐसे ही फ्यूचर के लिए, जिसकी लायबिलिटी पता नहीं कौन सा अचानक काम पड़ जाएगा, तो उसे अननोन लायबिलिटी कहते हैं और ऐसे वाले पैसे को रिजर्व कहते हैं। आप सैलरी पाते हो, मान लें आपने सोच रखा है कि हम 15% हर महीने निकालेंगे और कहीं पे रख देंगे फ्यूचर के लिए, तो 15,000 रुपये हर महीने कहीं पे सेव कर देते हो। तो जब ऐसा आप करते होगे तो वो पैसा आपका एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। घर में कोई ये शादी ब्याह, किसी की डेथ हो गई, किसी को मेडिसिन चाहिए, किसी को पढ़ाई के लिए, अचानक से कोई लीगल एक्शन के लिए पैसे चाहिए, कुछ भी, तो आप उसको यूज कर लेंगे। यानी अननोन, आप पैसा कलेक्ट करते समय आपकी लायबिलिटी को आपको पता नहीं था, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से यूज कर लेंगे। तो अगर आपने पैसे सेव किए हैं और आपको रीजन पता है तो प्रोविजन, और अगर रीजन नहीं पता है तो रिजर्व। दोनों चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करती हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये होता है, हेल्पफुल द मीटिंग इन अनफोर्सिंग लायबिलिटी, और अचानक से कोई अनफोर्सिंग लायबिलिटी आ गई, अनजाना सा कोई लायबिलिटी या लॉस आ गया, तो हेल्पफुल इन स्ट्रेंथिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस की पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है ये। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू बताए तो प्रोविजन की वजह से, लेकिन अगर हमारी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, मेरी बैकिंग में बहुत सारे पैसे मैंने सेव कर करके रखे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर, कंपनियां जो होती हैं जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देती हैं, उनको डिविडेंड को इक्वलाइज करने में इजी हो जाती है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए पिछले साल 5,000 की ड्रेस परचेज की और इस साल उनके पास पैसे नहीं है, सैलरी कम मिल रही है या किसी वजह से सैलरी रिड्यूस हो गई है, तो उनको 3,000 रुपये ही आपको दे पाएंगे।
तो आपको बुरा लगेगा। तो उन्होंने क्या किया था, जब उनके पैसे ज्यादा हो रहे थे तो सेव कर लिए थे कहीं पे भी। तो देखा कि आपके लिए तो 3,000 रुपए उनके पास हो पा रहे हैं, तो उस रिजर्व में से 2,000 रुपए निकाला, आपको 5,000 दे दिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी कोरोना में बहुत सारे लोग सफर किए, सैलरी नहीं मिल रही थी, जॉब छूट रही थी, तो कैसे सर्वाइव किए होंगे। तो फ्यूचर के लिए अगर उन्होंने रिजर्व कर रखा होगा तो इस पैसे को उन्होंने यूज किया। इस तरीके से उनका रिजर्व उनको बहुत स्ट्रेंथ दे दिया कि कोरोना में अगर हमारी सैलरी नहीं मिल रही, हमारी जॉब चली गई है या हमारी इनकम कम हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बुरे वक्त के लिए पैसे बचा के रखे थे तो मेरे लिए रिजर्व का काम किया। टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग स्पेसिफिक लाइबिलिटी, कोई अचानक से बहुत बिल्कुल स्पेसिफिक लाइबिलिटी, मतलब कुछ भी ऐसी लाइबिलिटी आ गई जो बिल्कुल बहुत जरूरी है करना, तो रिजर्व है, रिजर्व से मैंने क्रिएट कर लिया पैसा। फिर आपके लिए प्रोविजन और रिजर्व में डिफरेंस आता है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही आ गया, नॉन लाइबिलिटी अननोन लाइबिलिटी। प्रोविजन से आपकी पोजीशन ट्रू होती है, रिजर्व से आपकी पोजीशन, आप एक स्ट्रेंथ के रूप में आते हैं, फाइनेंशियली आप पावरफुल हो जाते हैं एज ए बिजनेसमैन। तो कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। तो रिजर्व एंड प्रोविजन दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, फिर दोनों का डिफरेंस, फिर टाइप्स ऑफ रिजर्व, यानी रिजर्व कितने टाइप्स के हो सकते हैं, उसके पैसे कहाँ कहाँ कलेक्ट करते हैं, ये भी देखा जाता है। तो जो हमारा रिजर्व है वो बिल्कुल अननोन है, जो हमारा प्रोविजन है उसको पता है। टाइप्स ऑफ रिजर्व की ही बात होती है, टाइप्स ऑफ प्रोविजन की बात नहीं होती है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिजर्व की बात करते हैं तो कैपिटल रिजर्व होता है, सीक्रेट रिजर्व होता है, रेवेन्यू रिजर्व होता है, बहुत सारे टाइप के रिजर्व होती हैं। और ये थियरी आपको मिलेगी पीडीएफ में भी, आपके लिए समझना भी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले ये समझ लो कि हर थियरी फेयर कॉपी पे सिस्टमेटिक नोट होनी चाहिए, जिस तरीके से आपको वीडियो पढ़ाया जा रहा है वैसे ही। न्यूमेरिकल की कॉपी आपकी अलग होती है, आप उस न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। पिछले चैप्टरों में न्यूमेरिकल के लिए मैंने कैश बुक और डिप्रिसिएशन पढ़ा, तो डिप्रिसिएशन और कैश बुक को आपको बिल्कुल वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जरूर समझ में आएगा, और इसके हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। तो बच्चों आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा, और इस तरीके से आपके लिए अच्छी बात हो जाएगी कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर कर लिया, और थियरी को लर्न करोगे, समझोगे, तो थियरी भी अच्छी होगी। इनफैक्ट सही में ये होता है कि जब आप एक न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं तो इनडायरेक्टली थियरी का बेस स्ट्रांग होता है। मतलब न्यूमेरिकल से थियरी अच्छी होती है, लेकिन थियरी से न्यूमेरिकल अच्छा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आपको दोनों पे नजर रखनी चाहिए, वीडियो को बार बार देखना चाहिए। एक मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कॉपी बना लीजिए, कौन सी वीडियो में किस किस टॉपिक के बारे में बात की गई है। कभी प्रॉब्लम हुई तो वीडियो में लेक्चर नंबर खोज लिए, उस वीडियो पे गए और वो आपको मिल गया। बेहतर होगा अगर आपने मिनट्स भी नोट कर लिया, 8वें मिनट से ये बात बताई गई है, तो और हमें एक बार और समझना है तो मैंने कॉपी में देखा और लेक्चर नंबर, वो मिनट और वो टॉपिक, तो आपको मिल गया। इस तरीके से आपको अगर वीडियो देखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टर्म पे इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे, और इसके बाद फिर हमारे चैप्टर आएंगे कुछ अच्छे वाले, न्यूमेरिकल वाले। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, अपने सेहत का ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, घर वालों का ध्यान दीजिए, बच के रखिए, मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल सेफ रहेंगे आप। खुद को सेफ रखना है, अपने सामने वाले को भी सेफ रखना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।